बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रेमचंद का अफसाना पंचायत पढ़ रहे थे। हमने दोबारा इसको वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, जहाँ पर खाला जो है वो लड्डू चौधरी के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप पंचायत में मेरे लिए आए। तो वो कहते हैं कि चूँकि शेख जुम्मन उनका दोस्त है तो वो क्यों कर उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे। तो लड्डू ने पीछा छुड़ाने की कोशिश की, उनको टालने की कोशिश की खाला को, और कहा कि मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा उनसे बहुत ज़्यादा याराना है, मेरी उनसे बहुत गहरी दोस्ती है। तो खाला ने ताक कर निशाना मारा। उन्होंने सही मौका महल के मुताबिक एक बात कही कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान के बात भी ना कहोगे। ताक कर निशाना मारना, मौका महल के मुताबिक बात करना। उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम सिर्फ अपनी दोस्ती के बिगाड़ के डर से हक सच की बात से फिर जाओगे? क्या तुम्हें खुदा का कोई खौफ नहीं कि तुम हक के लिए, सच के लिए सिर्फ अपनी दोस्ती को कानून से खाते रखोगे और सच बात नहीं कहोगे? तो इस बात ने उनके लड्डू चौधरी के दिल पर असर किया। शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। आप ये देखें, ये भी इंसानी नफ्सियात है ना, कि आप ये देखिए इंसानी रवैये होते हैं कि जब हम किसी को समझाते हैं, उसको बताते हैं, सीधी राह की तरफ उसकी रहनुमाई करते हैं तो वो उस पर असर करता है। हो सकता है बाद में वो उस पर अमल ना करे, लेकिन जब हम कोई अच्छी बात हम बताते हैं तो वो उस पर असर करती है। जो सच्ची बात होती है उसका असर ज़रूर होता है। बाद दफ़ा इंसान उसको प्रैक्टिकल नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता, लेकिन उसके अंदर एक कैफियत होती है, वो जानता है कि ये बात सच है, कि इसके लिए मैं नहीं बोला, मतलब उसको हक और सच की का पता चल जाता है कि वो सही रास्ते पे है या गलत रास्ते पे है। तो लड्डू चौधरी के दिल पर उस बात ने असर किया। जब खाला ने ताक पर निशाना मारा, मौके और बात की, तो क्या हुआ, जब पंचायत बैठी तो क्या है, आप देखिए कितना एक पूरा माहौल खींचा प्रेमचंद ने। इसमें क्या किया, जुजियात नगारी की है। जुजियात नगारी क्या है? जुजियात कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को पेश करना। उन्होंने इस अफसाने में एक पूरा माहौल क्रिएट कर दिया, एक मंजर नगारी कर दी। क्या है, देखिए पेड़ के नीचे पंचायत बैठी है, टाट बिछा हुआ है, उनका पानी का भी इंतजाम है। तो क्या ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। शेख जुम्मन ने सारा बंदोबस्त किया। आप देखिए, आप अपनी आंखें बंद करके आप मंजर लाएं कि एक पेड़ है, उसके नीचे पंचायत बैठी हुई है, वहाँ पर क्या है, टाट बिछा हुआ है, उनका पानी का भी बंदोबस्त है। तो एक पूरा माहौल क्रिएट कर दिया जो हमें अफसाना पढ़ने में और दिलचस्पी पैदा करता है। इसमें दिलचस्पी का अंसर है। अब क्या है, आंसर है, ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। वो खुद लड्डू चौधरी के सामने दूर बैठे हुक्का पी रहे थे। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो पूरी की ने हाजरीन को मुखातिब किया। हाजरीन जो वहाँ पर मौजूद थे उनको मुखातिब किया, उनको उनसे बात कही कि पंचू से मुराद ए पंचायत के लोग, पंचायत के लोगों को वो पुकारते हुए कह रहे हैं पंचू आज 30 साल हुए, मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। कहती है कि मुझे ताहीने हयात, मतलब पूरी उम्र, सारी उम्र के लिए रोटी कपड़ा देने का इसने वादा किया था। इसने कहा था इसने कहा था कि अगर तुम अपनी जायदाद मेरे नाम लगवा दो तो मैं तमाम तुम्हारी रोटी कपड़े का बंदोबस्त करूँगा। तो 6.5 महीने तो उसने रो धोकर काटे, बड़ी मुश्किल से, बड़े बेदिली के साथ 6.5 महीने तो ये सारा कुछ करता रहा, मेरी खिदमतदारियाँ। लेकिन क्या है, अब उसे रात का रोना नहीं सहा जाता। कहते हैं रोना नहीं सहा जाता। अब उसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती कि ये जो मेरे साथ ज्यादती करता है, मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती, मतलब मुझे खाने को भी पूरा नहीं मिलता, पेट की रोटियां खाना भी ठीक तरह से नहीं मिलता। बेकस हूँ, लाचार हूँ, बेकसरत लाचार हूँ, बेवा हूँ, मेरा खाना बहुत हो चुका है, थाना कचहरी नहीं कर सकती क्योंकि औरत जात है, अकेली किस तरह से थाना कचहरी करे। बाज़ कचहरी और थाना जो होता है वो गांव से बहुत दूर शहरों में होता है। तो कहती है मैं एक अकेली औरत कैसे ये सारा कुछ मैनेज कर सकती हूँ, कैसे इसको जो है अमल कर सकती हूँ इन चीज़ों पर। सिवाय तुम लोगों को किससे अपना दर्द करूँ कि आप पंचायत हैं, आपने फैसला करना है, आप बड़े हैं, आपके अलावा मैं किसके आगे जाके अपना दुख दर्द बयान करूँ। आप लोग जो राह निकालेंगे, जो आप फैसला करेंगे, राह निकालने का मतलब फैसला करेंगे, उस राह पर चलूँगी, उस फैसले पर अमल करूँगी। अगर मेरी बुराई देखो, अगर मेरे अंदर कोई कमी है, मेरी गलती है तो आप मुझे थप्पड़ मार लो। अगर जुम्मन की कोई गलती है या उसमें कोई बुराई है तो आप उसको समझाएं, बताएं उसको क्यों एक
बेकस लाचार, जिसका कोई इख्तियार नहीं है, उसकी आह लेता है, उसकी बददुआ लेता है। तो रामधन मिस्र बोले, रामधन जो है वो भी पंचायत में जो है वो फैसले के लिए आए हैं। उन्होंने जुम्मन मियाँ से कहा, क्योंकि जुम्मन मियाँ के खिलाफ ही पंचायत रखी थी ना, उन्होंने कहा जुम्मन मियाँ पंच किसे बदते हो। बदने का मतलब है, ये एक पुरानी उर्दू डिक्शन है, उर्दू का लफ्ज़ है जिसका मतलब है चुनना। बिदना से बिदते हो या बिदते हो। जुम्मन मियाँ पंच किसे बिदते हो, किसे चुनते हो, तुम किसे पंच चुनते हो। पंच से मुराद इस पंचायत में से किसी एक ऐसे बंदे को जो तुम्हारी तरफ से तुम्हारा वकील हो, जो तुम्हारी फेवर में बोले, तुम्हारे हक में आवाज़ बुलंद करे। तो वो तुम किसको चुनते हो, अभी से तय कर लो, अभी से फैसला कर लो। जुम्मन ने हाजिरी पर एक उड़ती हुई निगाह डाली, उड़ती हुई एक पूरे मजमे पर एक ताराना नजर डालना, एक नजर देखना, दिलेराना अंदाज से कहा, बड़े बहादुरी से कहा, खाला जिसे चाहे पंच बनाए, मुझे उज़र नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उज़र से मुराद है यहाँ एतराज़ नहीं। चूँकि उन्होंने जब देखा, एक नज़र ताराना नजर डाली, एक उड़ती हुई निगाह डाली, एक ही नज़र में उन्होंने भाप लिया कि ये सब लोग तो वो हैं जिन्हें हर वक्त मुझसे वास्ता रहता है, ये मेरे खिलाफ क्या बोलेंगे। तो बड़ी बहादुरी से कहा, खाला जिसको चाहे। ये उन्हें खुशफहमी थी ना, उन्होंने कहा आप ये देखिए, ये अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देता है, जब हम कहते हैं ना बात इज्जत मंद शाओ जिल्लु मंद शाओ, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। तो वो समझ रहे थे कि ये उनकी इज्जत में क्या कमी आएगी। ये उन्होंने एक निगाह डाली और ये सब तो मेरे ही लोग हैं, जिसको चाहे खाला जो है वो पंच बना ले। तो फिर अल्लाह ताला ने चूँकि उनके गुरूर को खाक में मिलाना था और जो वो ज्यादती कर रहा था शेख जुम्मन, उसकी सजा देनी थी, तो अल्लाह ताला ने ये उसके दिल में एक उसकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया। मतलब उसने कहा जिसको मर्जी पंच बना ले। फिर क्या हुआ कि खाला ने चिल्ला कर कहा, अल्लाह के बंदे तुम पंचों के नाम क्यों नहीं देता। वो तंग आकर उन्होंने कहा कि तुम किसी का नाम दो ना, तुम किसी को पंच मुकर्रर करो ना। जुम्मन ने बुढ़िया को गज़बनाक निगाहों से देखा, गज़बनाक गुस्सीली निगाहों से देखा। अब इस वक्त मेरी ज़ुबान ना खिलवाओ, जिसे चाहो पंच बनाओ। अब इस वक्त मेरी ज़ुबान ना खिलवाओ, मुझे बोलने पर मजबूर ना करो, जिसको चाहो पंच बना लो। तो अब इस वक्त खाला ने जुम्मन के इतराज़ को ताड़ लिया, ताड़ लेना, भांप लेना, उसको बात की तह तक पहुँच गई कि उन्हें पता चल गया कि ये जो जुम्मन है इसको पता चल गया कि सब उसके हक में बोलेंगे। ताड़ लेना, बात की तह तक पहुँच जाना। बोली खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचेगा, मैं बेकस लाचार बेवा हूँ, मुझसे किसी को क्या फ़ायदा मिलेगा, मेरे लिए क्यों कोई सच बोलेगा, क्यों वो अपनी दोस्तियाँ यारियाँ दूसरों से ख़राब करेगा, कोई अपना ईमान क्यों बेचेगा। तो इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन है। कहते हैं क्या ये सब तेरे दुश्मन है, क्यों नहीं किसी एक को तुम मुकर्रर कर रहे हैं। और सबको जाने दो, अलगू चौधरी को मानेगा ना। उन्होंने कहा सबको जाने दो, अलगू चौधरी तो तुम्हारी बात मान ही लेगा, पंच मान ही जाएगा। ये खाला इसलिए कह रही थी कि जब हम किसी को पंच बनाते हैं ना, तो जब हम किसी को किसी इख्तियार देते हैं ना फैसले का, तो जब वो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उस सीट पर आता है ना, तो उसको एहसास होता है, उसके अंदर अमूमी तौर पर इंसान की नफ्सियात है, जब उसको इतने आला इख्तियार दिए जाए ना, उस पर जिम्मेदारी का खुद ब खुद एक एहसास पैदा हो जाता है कि उसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो ये उसके फ़राइज़ हैं। तो वो कह रही कि अलगू चौधरी तो मानेगा। जुम्मन फटे मुसरत, जब उन्होंने अलगू चौधरी का खाला ने नाम लिया ना, तो फटे मुसरत से खुशी के जज्बात से वाह वाह हो गया, बहुत खुश हो गया। फटे मुसरत खुशी से वाह वाह हो गया, खुश हो गया, मगर जब्त करके बोला, लेकिन अपनी खुशी को दबाए रखा, जब्त किए रखा कि किसी पे ये जाहिर ना हो जाए। अलगू चौधरी ही सही मेरे लिए जैसे रामधन मिस्र, वैसे अलगू कोई मेरा दुश्मन नहीं है। उनका मतलब था अलगू चौधरी तो बचपन का दोस्त था उसका, और हमारी तो दोस्ती बहुत पुरानी है, वो क्या मेरे खिलाफ फैसला करेगा। अब इधर दोबारा वही आ गया कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है। तो ये देखिए इंसानी नफ्सियात है, जब इंसान के पास सब कुछ मौजूद हो ना, जब इंसान को अच्छे मौके मिले तो वो अल्लाह को भूल जाता है, वो समझता है कि ज़मीन पर ताकत और इख्तियार सिर्फ उसके पास ही है। तो फिर अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज़ बन जाती है। तो अल्लाह ताला क्या उसको फिर ये दिखाता है कि कहते हैं कि हर फिरौन के लिए मूसा पैदा होता है। अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए एक क्या है कि हल निकाला है
लोगों को सुनती है। ठीक है, अब क्या है कि अब अल्लाह ताला ने क्या करना था कि वो उसको उसकी गलती की सजा उसको देनी थी, और उस बुढ़िया को जो अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह सिर्फ शेख जुम्मन का तो नहीं है ना कि हमेशा उसी को कामयाबी मिले, अल्लाह ताला सब लोगों का है। उस बुढ़िया ने जब फरियाद की वो अल्लाह तक पहुंची, चूंकि एक वो थी भी सही, ऊपर से बेवा बेकस लाचार थी, अल्लाह ने उसकी आवाज़ सुन ली। अब ये जो है अल्लाह ताला उसको सबक सिखाएगा, इसको शेख जुम्मन को। तो अलग्गू बेचारे बगले झांकने लगे, वो शर्मिंदा से वो थोड़े क्या हो गए, खसियाने से हो गए, इधर उधर देखने लगे कि मैं क्या इसके खिलाफ बोलूँगा, तो मेरा बचपन का दोस्त है। इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। जमीला कहते हैं इस उलझाओ में, इस बखेड़े में, इस झगड़े में, ये बुढ़िया वो खाला का और शेख जुम्मन का जो है ये झगड़ा है, तो उसमें वो नहीं फंसना चाहते थे, उसमें वो खुद को मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। मोतरजाना अंदाज से कहा, मतलब उन्होंने मुआवजत कर ली और कहा, बूढ़ी माँ तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है। खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, अगर दोस्ती है तो क्या तुम हक सच की बात ना करोगे? अगर दुनिया में सिर्फ ये बात चले कि हम अपनी दोस्तियों की खातिर हक के लिए आवाज़ ना उठाएं, तो सच्चाई तो खत्म ही हो जाए, कहीं कोई अच्छाई रहे ही ना, हर तरफ बुराई की ही हुक्मरानी हो जाए। असल में ये वो उनको मैसेज देना चाह रही थी। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, कहते हैं जो पंच होती है ना, उसको कोई किसी को कोई पंच तब बनाता है जब उसको उम्मीद होती है कि वो उसके हक के लिए बोलेगा, उसकी ज्यादती का अजाला करेगा। तो कहते हैं कि फिर ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अल्लाह के मुताबिक फैसला करे। तो कहते हैं कि जो अल्लाह का हुक्म होता है, पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है, फिर वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है और फिर अल्लाह के हुक्म को नाफिज करता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। उसने कहा जो पंच की तरफ चूंकि वो उसको अपने ओहदे और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, और उस वक्त वो मखलूक के लिए, जो लोगों के लिए एक सरबराह की हैसियत रख रहा होता है और उनके लिए फैसला कर रहा होता है। तो उस फैसले में उसको ये याद रखना चाहिए उसके वो असल में अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया है उन लोगों पर कि उनका फैसला करें। अलग्गू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन हाँ पर तुम बहुत पुराने दोस्त हैं। जब अलग्गू चौधरी खड़ा हो गया, ये सब बातें अलग्गू खाला ये बात कर रही थी। खाला जो है वो बड़ी समझदार खातून थी, वो ऐसे अल्फाज बोल रही थी, वो असल में अलग्गू चौधरी को ज़हनी और दिली तौर पर तैयार कर रही थी। अपने जुमलों के जरिए उनको ऐसी बातें कह रही थी जो कि वो उनको क्लिक करें, जो कि उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, मतलब उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी, ज़हनी तौर पर उनको तैयार कर रही थी ऐसी बातें कह के। और उन बातों ने असर किया अलग्गू चौधरी पर। असर किया तो फिर आगे क्या हुआ वो कहते हैं कि शेख जुम्मन ने कहा, शेख अलग्गू चौधरी जो है वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब ज़रूरत पड़ी, जब तुमने मेरी मदद की और जो मुझसे बन पड़ा, जो मेरी सताह पे हुआ, जो मैं कर सकता था वो मैंने तुम्हारे लिए किया। अब इस वक्त ना तो तुम मेरे दोस्त हो और ना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला की उन बातों ने अलग्गू चौधरी पर असर किया, तो खाला जाने पंचू से अपना हाल कह सुनाया, तुम भी जो कुछ कहना हो कहो। उन्होंने कहा, खाला ने तो अपना हाल कह सुनाया पूरी पंचायत के सामने, अब तुम अपने हक में जो कुछ कहना चाहते हो वो कह लो। तो जुम्मन एक शान फजीलत से खड़े हुए। जुम्मन समझते थे, वो यही समझ रहे थे, वो इसी खुशफहमी का शिकार थे कि जो भी होगा उनके हक में होगा। तो उन्होंने कहा, बोले पंचू, पंचायत से मुखातिब होकर बोले, मैं खाला को अपनी माँ की बजाय समझता हूँ, बजाय मतलब है जगह, माँ की जगह समझता हूँ, और इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखता कि मैं हर तरह से इनकी खिदमत करता हूँ। हाँ, औरतों में ज़रा अनबन रहती है, मतलब ये कि कहते हैं घर की औरतें अमूमन लड़ लेती हैं, ये औरतों के मजाज या आदत का हिस्सा होता है। कहते हैं खेतों की हालत किसी से छुपी नहीं, कहते हैं आपको पता है कि इस वक्त मेरी हालत कमजोर है, खेतों में सही से हाल भी नहीं जोता गया, फसल भी इतनी अच्छी नहीं हुई। तो क्या है, आगे पंचू का हुक्म सारों माथे पर, सारों माथे पर मतलब जो पंचू फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा। माहवार रुपया देना काबू से बाहर है। माहवार का मतलब हर महीने खाला को एक खास रकम देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो अलग्गू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था, जो अलग्गू चौधरी है वास्ता रहता था, उसको पाला पड़ता रहता था, वो अदालतों में जाता रहता था, वो कानूनी आदमी था, उसको पता था कि किस तरह से जगह करते हैं, किस तरह से किसी भी मसले को निबेड़ते हैं, उसको हल करते हैं। तो उन्होंने जुम्मन से जरा की
बहस की। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। जब लब्बू चौधरी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जब खाला की बातें उसके दिल पर असर की तो उसने क्या किया, जब जुम्मन से जरा की उससे सवाल जवाब किए तो जुम्मन के तो वह गुमान तक नहीं था कि कोई उससे सवाल जवाब करेगा, तो उसकी हथौड़े की जर की तरह लग रहे थे, जो वो उसको बहुत शिद्दत से महसूस हो रहे थे कि क्या मेरे से सवाल जवाब कर रहा है। जुम्मन हैरत में थे कि लब्बू को क्या हो गया, अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मजे मजे की बातें कर रहा था, इतनी देर में ऐसे काया पलट होगी, दिल की हालत बदल जाना, दिल की माहियत या दिल की कैफियत, इसकी दिल की कैफियत बदल गई कि मेरी जड़ खोदने पर आमादा है, कि मुझे नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। जड़ खोदना, किसी को तबाह कर देना, किसी को नुकसान पहुंचा देना। अच्छी दोस्ती ना भाई, कहता है ये अच्छी दोस्ती निभा रहा है, अच्छे दोस्ती को पूरा कर रहा है कि मुझे ही नुकसान पहुंचा रहा है। जरा खत्म होने के बाद लड्डू ने फैसला सुनाया। लहजा नहायत संगीन और तहकमाना था। लड्डू को एहसास हो गया कि अब वो पंच है, वो पंचायत में फैसला सुनाने की अहम जिम्मेदारी निभा रहा है। तो उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ। कुछ उसको खाला ने जो बातें कही उससे उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ और उसने सोचा कि अब मुझे, उसमें डर पैदा हो गया। उसको ठीक से इंसानी नफ्सियात है ना, कि इंसान के अंदर हमेशा कहीं एक अच्छा इंसान ज़रूर मौजूद होता है, उसके अंदर खौफ खुदा होता है, वो अपनी जिम्मेदारी का तायुन कर लेता है। तो क्या है कि वो उसने संगीत बड़े सख्त और हाकमाना लहजे में हुक्म देना, तहकमाना है, हुक्म देने के अंदाज में बोला। शेख जुम्मन पंचू ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया। ज्यादती सरासर तुम्हारी है, गलती सरासर पूरी की पूरी तुम्हारी है। सरासर का मतलब है पूरी की पूरी ज्यादती, गलती तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफा होता है, खेतों से मतलब बहुत अच्छा जो है वो नफा मिलता है, रुपया मिलता है, फायदा मिलता है। तुम्हें चाहिए खाना जाके माहवार गुजारे का बंदोबस्त करो और इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबानामा मंजूर कर दो, वो जो जायदाद की कागजात है वो खाला को वापस कर दो, मलकियत से दस बरदार हो जाओ। जुम्मन ने फैसला सुनाया। फैसला सुना और सन्नाटे में आ गया, सन्नाटे में आ गया। उसके क्या है कि एकदम से वो परेशान हो गया। अहबाब से कहने लगा, अहबाब दोस्तों से कहने लगा, भाई इस जमाने में ये दोस्ती है कि जिसको अपना दोस्त समझो, उस पर भरोसा करो, वही गर्दन पर छुरी फेर दे, मतलब वो धोखा दे दे या उसके खिलाफ गर्दन पर छुरी फेरना, किसी वाला धोखा देना या खिलाफ चलना। तो क्या हुआ, इस फैसले ने लड्डू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जब लड्डू ने हम सच का फैसला किया तो उनकी दोस्ती में दरार आ गई, जड़ें हिला दी, दरार आ गई। और ये वो दोस्ती थी जो एक बहुत तनावर दरख्त था, तनावर दरख्त की शाखें बहुत नीचे तक गई हैं और जो है उसको वो इतनी जल्दी अपनी जगह से नहीं हिलता। तो क्या है कि जिसको एक वो तनावर दरख्त एक झुमका भी ना सह सका। क्या हुआ कि दोस्ती एक ही फैसले से खत्म हो गई। अब वो मिलते थे लेकिन तीरों सफर की तरह मिलते थे। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था और इंतकाम की ख्वाहिश चैन ना लेने देती थी। वो कहते हैं वो तीर कहते हैं, तीर को सफर कहते हैं जिससे तीर रोका जाता है, ठीक है, दोनों मुतजाद चीज़ें हैं, वो तीर को रोकती है। तो वो दोनों तीर और सफर की तरह मिलते थे। इंतकाम की ख्वाहिश चैन ना लेने देती थी। वो हर ये सोचते थे किस तरह से लड्डू चौधरी से अपनी इस बेइज्जती का बदला ले। उनको बहुत जल्द इसका मौका मिल गया। तो क्या हुआ कि लड्डू चौधरी ने क्या किया, अब ये देखिए सारी नफ्सियात है ना, कहाँ उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। सिर्फ उनकी एक खामी बताने पर, उनकी एक बुराई को जो कि उनके अंदर मौजूद थी उसको उसने हाईलाइट किया, उसके खिलाफ फैसला सुनाया। तो एकदम से क्या हुआ कि वो उससे बिल्कुल ही जो है नफरत करने लगा अपने दोस्त से। उसकी सारी इच्छाएं एक पल में खत्म हो गई, वो सारी दोस्ती एक पल में खत्म हो गई। ये भी इंसान की नफ्सियात है। इंसानी उन्हें जो किरदार तो फर्जी है लेकिन उनके अंदर हकीकत का रंग है। ये देखिए ये भी इंसानी नफ्सियात की हकीकत है कि जब तक उसको फ़ायदा मिलता रहे तो बहुत अच्छा रहता है। जो ही उसके मफादात पर ज़र्ब पड़ती है तो वो एकदम से मुतनफ़र हो जाता है, एकदम से उसके अंदर का बुरा इंसान बाहर आ जाता है। तो इंसानी नफ्सियात को उसमें बयान किया गया है। लड्डू चौधरी ने क्या किया कि गाय खरीदी और बहुत अच्छी नस्ल की जो है उन्होंने गाय खरीदी और वो इतनी अच्छी थी कि इर्द गिर्द के लोग उन्हें देखने आते थे। उनकी उस जोड़ी को, गाय की जोड़ी खरीदी, बैल की जोड़ी थी और पछाई नस्ल जो है बहुत अच्छी आला नस्ल होती है, उस नस्ल की खरीदी। इस पंचायत के 1 महीने
बैल मर गया तो लोगों ने कहा, खासतौर पर शेख जुम्मन ने कहा कि ये दगाबाजी की सजा है, तो जो इन्होंने मेरे साथ धोखा किया था ना, मेरे खिलाफ फैसला किया था, ये उसकी सजा है। खुदा नेक बद देखता है। लेकिन क्या हुआ कि इस रब्बू की जो रब्बू को अंदेशा हुआ कि शायद जुम्मन ने जहन देकर इसकी जानबूझ के इसकी बैल को मरवा दिया है। तो इसमें क्या होता है कि रब्बू चौधरी और जो जुम्मन शेख है उनकी बीवियों के दरमियान अक्सर लड़ाई झड़प होती रहती। रवानी ने बयान की नदी बहा दी, मतलब वो जब झगड़ती तो बोलते हुए कुछ ना बोलती, रवानी ने बयान की नदियाँ बहा देती, जो मुँह में आता वो कह देती। तशबीहात और इस्तारों में बातें होती, मतलब ये कि तशबीहात और इस्तारों की बात है कि तानो तशरीह दिए जाते जिनमें तंज छुपा होता, उनमें बातें होती। एक तो फिर क्या हुआ कि जुम्मन ने एक दिन क्या किया कि अपनी बीवी को डांटा और रस्मगाह से कहा। रस्मगाह क्या होती है? मैदानी जंग। वो जो मैदानी जंग बना था ना, दोनों बीवियाँ आपस में लड़ी थी, उनको वहाँ से लेके रब्बू चौधरी भी अपनी जो है बीवी को लेकर उसको डंडे से शीरी बयानी पर दाद दी, मतलब उसकी पिटाई की। शीरी बयानी जो वहाँ ये तंजिया काम है, तो जो वहाँ पर वो जो एक दूसरे लड़ झगड़ रही थी उस पर उन्होंने उनको डांटा। अब उनके पास एक बैल तो मर गया, रब्बू चौधरी के पास जो एक बैल था वो उन्होंने कहा कि इसे मैं बेच दूँ। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक सेठ था उनके गांव में, संजू सेठ, वो यक्का गाड़ी नाम पे थे। यक्का गाड़ी क्या होती है? जिसके आगे घोड़ा लगा होता है और पीछे उसके रेडी लगी होती है, उसको यक्का गाड़ी कहते हैं। उसको जैसे बैलगाड़ी होती है ऐसी यक्का गाड़ी होती है। वो क्या है कि उसको हाँकते थे, उसको चलाते थे। गाँव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते, और गाँव से गुड़ घी वगैरह ले जाते, गाँव की सौगात वहाँ जाके बेचते थे, और वहाँ से नमक वगैरह लाकर गाँव में बेचते। तो इस पर उनकी तबीयत लहराई। उन्होंने जो समझू सेठ ने जो इतना अच्छा बैल देखा ना, तो उनकी तबीयत लहराई, मतलब उनका दिल आ गया। सोचा कि मैं ये बैल खरीद लेता हूँ। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ, पैसों के लिए। चौधरी भी गर्जमंद थे, चौधरी को चूँकि ज़रूरत थी, गर्जमंद थे, उनको ज़रूरत थी पैसों की, घाटे की कुछ परवाह ना थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर कुछ कम में भी चला गया तो कोई बात नहीं, उस वक्त उनको पैसों की जरूरत थी, उन्होंने वो बैल बेचना ही मुनासिब समझा। तो क्या हुआ, जब समझू सेठ को बैल ले गए तो उनको बहुत अच्छी नस्ल का बैल था, तो उन्होंने क्या किया कि उसको इतना ज़्यादा उससे काम लिया, दिन में 3-3, 4-4 खीरे करते, खीरे चक्कर लगाना, एक जगह से दूसरी जगह उसको हाँक कर लेकर जाते, चक्कर लगवाते, ना चाय की फिक्र ना पानी की, कि उसको कुछ खाना भी मुनासिब ना देते बैल को, और उससे काम भी बहुत ज़्यादा लेते। और क्या है, चूँकि वो असील, चूँकि उनका वो जो बैल था वो असील नस्ल का था, उन्होंने क्या किया कि वो असील नस्ल का था, और वो जो असील नस्ल का जो होता है उसको मारना नहीं पड़ता, वो खुद को खुद जो है वो सीधा चलता रहता है। तो महीने भर में बेचारे का चूमर निकल गया। महीने भर में क्या हुआ, वो बहुत थक गया। यज्ञ का जुआ देखते ही बेचारे का हाव छूट गया। यज्ञ का जुआ क्या है, मतलब ये जुआ ही था ना कि वो उसको इतने चक्कर लगवाए, दिन में इतने चक्कर लगवाए कि बार बार लेके आता जाता था, कोई परवाह ना की कि उस बेचारे जानवर का क्या हाल हुआ होगा। जैसे जुए में इंसान कोई परवाह नहीं करता, अपनी हर चीज़ दांव पर लगा देता है, तो उसने उसकी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, और बेचारे का हाव छूटता था। उसको देख के ना, उसको तो हाव छूटने का मतलब है कि एक दर्द और दर्द की आह निकलती थी दिल से कि बेचारे के साथ इतना ही जुल्म कर रहा है। एक कदम चलना दूभर था उसके लिए, उनके जो था बैल, उसके लिए एक कदम भी चलना दूभर था। उसकी हड्डियाँ निकल रही, क्योंकि ना तो समझू सेठ उसको खाना डालता था प्रॉपर, थोड़ा बहुत खाना दिया, और बहुत ज़्यादा काम लेता था और मारता था। जब बैल थक जाता तो चलना पाता तो उसको मारता। जब उसको मारता तो बेचारा, एक दिन उसने उसको इतने कोड़े मारे कि वो बड़ी ताकत लगा के चलना भी चाहा, चला और गिरकर मर गया। तो क्या हुआ कि वो सारा जो घी नस्तर गुड़ जो बेच के पैसे लेकर आए हुए थे, वो और वहाँ से जो नमक लाए थे वो सारा कुछ ज़मीन पर गिर पड़ा, और वो पैसे जो उन्होंने कमर पर बांधे हुए थे वो लेकर उसको वहाँ बैठ गए, और वहाँ वेला करने लगे कि रात की, उस वक्त रात भी हो गई, और पैदल जा नहीं सकते थे, फासला ज़्यादा था। अब उसी यक्का गाड़ी पर लेट गए वहाँ पर, और रात जगह करने की ठान ली कि सारी रात जागा रहूँगा, जब दिन होगा तो सफ़र करूँगा, रात में कहाँ नजर आएगा, अकेले कहाँ जाऊँगा, कोई चोर डाकू ही ना पकड़ ले। तो आधी रात तक दिल को बहलाते रहे, किसी ना किसी तरह से जागते रहे, हुक्का पिया, गाया, आग जलाई तापी, अपने आप को
अपनी दानी से तो वो जाग रहे थे, अपनी तरफ से तो वो जाग रहे थे, लेकिन कहीं उनकी आंख लग गई, वो फटी। जब सूरज की किरणें नमदार हुई, सुबह का उजाला हुआ तो क्या हुआ कि उन्होंने कमर पर जब हाथ डाला तो देखा कि पैसों की थैली वहाँ से गायब थी। मतलब चोर अपना काम दिखा चुके थे, उनके तेल के कनस्तर भी गायब थे और उनके पैसे भी ले उड़े। तो उनका कलेजा सुन हो गया, वो घबरा गए और पछाड़े खाने लगे। मतलब गम की कैफे में ज़मीन पर जो है वो लेट कर बेहोश होने लगे, तकरीबन बेहोश होना, पछाड़े खाने का मतलब यह गम की तकलीफ के मारे गिरना। ठीक है, तो जब बहरहाल किसी न किसी तरह सुबह को बाजार खराबी घर पहुँचे, बाजार खराबी बहुत मुश्किल से वो घर पहुँचे। सुबह को अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया तो वो बहुत रोई पीटी, वो कहती है कि बैल ही बनूँ उसका। तो उसने ये देखे इंसान इसमें क्या है कि इंसानी नफ्सियात का एक और पहलू बयान किया कि अपनी गलती कोई तस्लीम नहीं करता। यहाँ भी उन्होंने अपनी गलती तस्लीम नहीं की, उन्होंने जानवर को जानवर समझा। उसको मतलब आप ये देखें कि इंसान समझता है कि जानवर के कोई हकूक नहीं है। जानवर को उन्होंने ना खाना दिया ना पानी दिया और उसको कोड़े पर साया, उससे इतना काम लिया कि वो बेचारा मर ही गया। तो आप ये देखें कि इंसान जो है, इंसान की खुदगर्जी को इसमें दिखाया गया, इंसान की सफाकी को और इंसान के बेरहम होने को यहाँ पर बताया गया कि इंसान कितना बेरहम है। कि जानवर की एक जानदार चीज़ है ना, एक लिविंग थिंग है, तो उसने कोई परवाह ना की और उल्टा अपनी गलती को भी ना माना, कहा कि ये बैल ही अच्छा नहीं था। तो फिर क्या हुआ, उसने कहा कि हमारी आंखों में धूल झोंकती, हमें लल्लू चौधरी ने जो है वो धोखा दिया है, मरा हुआ बैल हमारे गले बांध दिया है। ये जो बैल तो पहले जो है इसमें क्या हुआ, इतना हमारे गले बांध दिया, हमारे जिम्मे डाल दिया। मरा हुआ बैल हमारे जिम्मे डाल दिया, हमारे गले बांध देने का मतलब जिम्मे डाल देना। सबर ना होता तो हमारा जब लल्लू चौधरी कीमत मांगने हैं बैल की, तो वो सेठ और उसकी बीवी जो है वो जिदाए हुए कुत्तों की तरह मतलब नाराज होकर, बहुत चिड़चिड़े होकर उनकी तरफ आए और कहा कि तुमने तो मरा हुआ बैल हमें दिया था, हमारे जिम्मे डाला था, जाओ अगर ये नहीं देना तो हमारे वाला बैल खोल के ले जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, एक नहीं तो 2 महीने इसको जोत लो और इससे अपनी फसल उगा लो और फसल बढ़ा लो और इससे कमाई कर लो और तुम्हारे बैंक के पैसे पूरे हो जाएंगे। इस प्याजाना फैसले के कदरदान हजरात की भी कमी ना थी। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हाँ ये बहुत अच्छा फैसला है कि आप महीने 2 महीने उनका बैन ले लें, उससे कमाई कर लें और अपने बैंक की कीमत पूरी कर लें। इस तरह जरा दिन चौधरी लोग आते मगर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम ना था। लल्लू चौधरी ये सुनते और घर आते, लेकिन फिर वो कहते कि बहुत उस वक्त 150 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट थी और उनको ज़रूरत भी थी, तो वो इससे हाथ धोना, इसको छोड़ देना आसान काम नहीं था क्योंकि वो गर्जमंद भी थे, ज़रूरतमंद भी थे। तो क्या हुआ, एक बार वो बिगड़े और सेठ जी पर गर्म हो गए। कहा सेठानी जी जो है जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। सेठानी जी सेठ की बीवी जो है वो जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। क्या हुआ, लड़ाई के लिए जो है वो बाहर निकल आई, सवाल जवाब होने लगे, खूब मुबाहिसा हुआ। मुबाहिसा क्या हुआ, बहस हुई, मुजाबले की नौबत आ गई। मुजाबला क्या है, झगड़ा, जंग। मुजाबला कहते हैं झगड़े को, जंग को, उसकी नौबत आ गई। सेठ जी ने घर में घुसकर कबाड़ बंद कर लिए। जो सेठ जी है उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और जब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया तो क्या हुआ कि फिर कई मोअज़्ज़ज़ आदमी भी आ गए। उन्होंने दोनों को समझाया कि आए मिल बैठ कर बात करें, आपस में सर टोल से मामला चलेगा। सर टोल का मतलब है कि एक दूसरे का से लड़ाई झगड़ा करने से काम नहीं चलेगा, पंचायत कर लें। और तो सेठ जी भी राज़ी हो गए इस मामले पर कि पंचायत पे फैसला लेकर जाया जाए, क्योंकि गांव में उस वक्त हमेशा पंचायत ही एक वाहिद रास्ता थी जिसमें कि किसी भी मसले का फैसला किया जाता था। तो क्या हुआ कि लल्लू ने भी हामी कर ली, दोनों ने हामी कर ली कि वो पंचायत बिठाएंगे। पंचायत की तैयारियाँ शुरू हो गई, दोनों फरीक ने गोलबंदियाँ शुरू कर दी। गोलबंदियाँ शुरू कर दी, उनके अपने अपने लोगों के साथ मेल मुलाकात करनी शुरू कर दी, उनके सामने अपना मसला बताना शुरू किया और अपने अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया पंचायत में। फिर तीसरे दिन पंचायत बैठी तो अब रामधन मिसर जो थे वो बोले, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी किन किन आदमियों को पंच विदते हो। उन्होंने कहा लल्लू चौधरी से कहा किन किन आदमियों को पंच चुनते हो, विदते हो, चुनते हो। लल्लू ने उनकी सराहना आजिज़ी के साथ जवाब दिया,
समझू सेठ ही चुन लें। उन्होंने कहा, अलगू चौधरी ने कहा मैं किसको चुनूं, कौन मेरा साथ देगा। ऐसा करें समझू सेठ जो है उनकी माली हैसियत मजबूत है, लोग जो है वो ही पहले कर ले, वो ही चुन ले, समझू सेठ ही चुन ले, मैंने क्या चुनना है। समझू सेठ खड़े होकर कड़क का बोले, बड़ी गरजदार आवाज में बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। आप ये देखिए उसने किस तरह से मक्काराना चाल चली। आप देखिए उसके किरदार की एक और बुरे पहलू को सामने रखा गया है कि उस सेठ ने शेख जुम्मन का नाम लिया। उसको पता था कि क्योंकि शेख जुम्मन के खिलाफ चौधरी अलगू ने फैसला दिया था, इसलिए उसने बहुत सोच समझ कर अपनी मक्काराना ज़हन से काम लेते हुए, एक अपने साजिशी ज़हन से काम लेते हुए अपनी जबिलत, एक बुरी जबिलत से जिसके अंदर बुराई थी ना, उस बुरे आदमी ने क्या किया कि उसकी बुराई ने उसको मजबूर किया, शेख जुम्मन का नाम लिया ताकि उसके खिलाफ फैसला दे, क्योंकि शेख जुम्मन के खिलाफ अलगू चौधरी ने फैसला दिया था, इसलिए खास तौर से उसने उसका नाम लिया। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक से हो गया, डर गया। उसने कहा ये अलगू, पहला नाम ही सुनते हुए डर गया कि अलगू तो उसके खिलाफ ही फैसला देगा। गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया तो उसको बहुत जलील कर दिया, थप्पड़ मारना, शर्मिंदा करना कि अब तो इज्जत गई। रामधन मिसर अलगू के दोस्त थे, टाइम पर पहुंचकर बोले, चौधरी तुमको कुछ उज़र तो नहीं। रामधन मिसर जो है वो अलगू के दोस्त थे, उन्हें तो ये सारा मामला पता था कि अलगू ने शेख जुम्मन के खिलाफ फैसला दिया था, तो अब ये बेचारे उससे घबरा गया। उन्होंने कहा चौधरी से कहा, अलगू चौधरी क्या तुम्हें तो कोई उज़र नहीं है, कोई एतराज़ तो नहीं है। तो चौधरी ने मायूसाना अंदाज में कहा कि नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने सब बात अल्लाह पे छोड़ दी कि जब इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता ना, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा बाहर खुला रहता है, वो अल्लाह का दरवाज़ा होता है। तो उन्होंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया कि नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अब जो फैसला होगा अल्लाह जाने और पंचायत जाने। तो चौधरी ने मायूसाना अंदाज में कहा मुझे कोई उज़र नहीं, एतराज़ नहीं। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अगला अलगू पहला चरखा खाकर होशियार हो गए थे। अलगू पहला चरखा, पहला धोखा जो उनको शेख जुम्मन के हवाले से दिया गया, वो होशियार हो गए थे, उन्हें पता था। अब बाकी भी जो है ना, पहले तो उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, बड़ी चालाकी से शेख जुम्मन का नाम लिया, अब बहुत खूब जांच कर इंतखाब किया। उन्होंने ऐसे लोगों को इंतखाब किया जो कि उनके लिए हक की बात पर बोलेंगे। सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। सरपंच क्या है, उस पूरी पंचायत में मौजूदीन को चुना जाता है, फिर उनसे जो सबसे बड़ा होता है, जो फैसला सादिर करता है, सरपंच वो होता है। हाकिम समझ लें आप उसको, उसका जो फैसला सुनाएगा, जज समझ लें आप सरपंच को, वो उसका इंतखाब करना बाकी था। यकायक समझू सेठ के एक अजीज गोडर शाह बोले, गोडर शाह जो समझू सेठ के फेवर में थे। समझू